हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अमित सिंह केमिस्ट्री। सो गाइस, आज हम अपना शुरू करने जा रहे हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर विच इज केमिकल काइनेटिक्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो इसमें हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन की, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, रेट एक्सप्रेशन, रेट कांस्टेंट एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में। ठीक है जी। सबसे पहले हम बात करें इंट्रोडक्शन की। देखो भाई, केमिस्ट्री का आपको पता है कि इसका पर्पस क्या है। केमिस्ट्री से हम क्या स्टडी करते हैं, किसी भी रिएक्शन में, किसी भी चीज़ में चेंज क्यों आ रहा है ना, कि आपके पास कोई भी चीज़, आपके पास कोई भी रिएक्शन हो रही है, कुछ भी आपके पास केमिकल प्रोसेस हो रहे है, उसमें चेंज आ रहा है, क्यों आ रहा है। ठीक है, तो अगर वो चेंज आ रहा है उसमें आप क्या देखते हो, सबसे पहले फिजिबिलिटी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, कि भाई वो रिएक्शन फिजिबल है, वो होगी कि नहीं होगी। अगर होगी तो या नहीं होगी, वो कौन डिटर्मिन करता है, आपका थर्मोडाइनमिक्स। आपको पता, आपने पढ़ा है पिछले साल कि अगर रिएक्शन फिजिबल हो तो फॉर दैट यू रिक्वायर कि डेल्टा जी शुड बी लेस देन जीरो। ठीक है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, अगर आप चाहते हो कि कोई रिएक्शन फिजिबल हो। ठीक है, नेक्स्ट आपका कि एक्सटेंड टू विच रिएक्शन में प्रोसीड। ठीक है, कि आपकी रिएक्शन कितने एक्सटेंड तक चलेगी, कहाँ तक उसकी मतलब एक्सटेंट है। ठीक है, तो कितने एक्सटेंट तक आपकी रिएक्शन चलेगी, तो दैट यू डिटर्मिन फ्रॉम इक्विलिब्रियम। राइट। एंड नेक्स्ट आपका स्पीड ऑफ रिएक्शन, यानी कि आपका कोई रिएक्शन है वो आपका मतलब टी इज इक्वल टू जीरो से जीरो टाइम से लेके इक्विलिब्रियम तक कितना टाइम लेगी। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ ना स्पीड से रिलेटेड आपके नॉट जस्ट फिजिबिलिटी एंड एक्सटेंट, आपको स्पीड भी पता होनी चाहिए कि आपके पास कोई रिएक्शन हो रही है, कितनी देर में हो रही है। ठीक है, कितना टाइम ले रही है वो। ठीक है, और उसके क्या क्या फैक्टर्स है जो उसके रेट को या उसके मतलब जो टाइम है उसका, है ना, उसको डिटर्मिन करते हैं। उसके लिए आपकी एक ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इमर्ज हुई थी विच इज़ कॉल्ड केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, जिसका जो मतलब आपका जो काइनेटिक्स वर्ड है दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक लेटर विच इज़ कॉल्ड काइनेसिस, जिसका मतलब है मूवमेंट। राइट। तो अगर मैं बात करूं काइनेटिक स्टडीज जो है ना, इससे आप सिर्फ स्पीड या रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन ही सिर्फ डिटर्मिन करते, बल्कि आप ये भी डिटर्मिन करते हो कि आपके पास क्या कंडीशंस हैं। ठीक है, जिसमें आपकी रिएक्शन रेट हो, मतलब आपका रिएक्शन रेट चेंज हो रहा है या रिएक्शन रेट आपकी बार बार कन्वर्ट हो रही है, कभी बढ़ रही है, कभी या कभी कम हो रही है। ठीक है, मोर ओवर आप देखोगे नॉट जस्ट इसमें कि सिर्फ स्पीड से ही नहीं हम मतलब इसमें ताल्लुकात रखेंगे इन केमिकल काइनेटिक्स, क्योंकि अगर मैं मैक्रोस्कोपिक लेवल की बात करूं, बड़े लेवल पे बात करूं, तो डेफिनेटली हमारा फोकस होगा कि भाई कितना अमाउंट आपकी रिएक्ट हुई है या कितना फॉर्म हुई है एंड उसके रेट ऑफ कंजम्पशन या फॉर्मेशन के क्या है। ठीक है, बट अगर मैं मॉलिक्यूलर लेवल की बात करूं तो सिर्फ स्पीड पे कहानी ख़त्म नहीं होगी, कहानी आगे चलेगी और उसमें हम देखेंगे भाई कि आपके जो रिएक्शन मैकेनिज्म है, रिएक्शन हो कैसे रही है। रिएक्शन कोई मतलब आपके पास कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है, व्हाट इज द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड दैट केमिकल रिएक्शन, वो हो कैसे रही है, उसका मैकेनिज्म क्या है, क्या उसके स्टेप्स हैं। ठीक है, उसमें जो मॉलिक्यूल्स उनकी ओरिएंटेशन कैसी है, किस तरह से वो मॉलिक्यूल आपके पास पड़े हैं एंड उनकी एनर्जी क्या है मॉलिक्यूल्स की जिनमें कॉलिजन्स हो रही हैं, वो एनर्जी मतलब क्यों कॉलिजन्स होती हैं, मतलब क्या इनकी इंपॉर्टेंस है। ये सब हम दोनों लेवल हम देखेंगे इन केमिकल काइनेटिक्स, मैक्रोस्कोपिक भी एंड माइक्रोस्कोपिक भी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मैक्रोस्कोपिक लेवल पे, तो विच इज़ रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या है कि भाई इसको आप दो टर्म्स में आप डिस्क्राइब कर सकते हो कि आपका कोई भी रिएक्टेंट कितना कम हो रहा है, क्या उसका रेट है, रेट ऑफ डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ एनी वन ऑफ द रिएक्टेंट, या रेट ऑफ इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ एनी वन ऑफ द प्रोडक्ट, कि आपका प्रोडक्ट कितना बढ़ रहा है या आपका रिएक्टेंट कितना कम हो रहा है। ठीक है, जैसे मान लो आपके पास रिएक्शन है, आर से पी बन रहा है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है आपके पास। ठीक है, अगर मैं मान लूँ कि R1 एंड P1 है आपके, ये इनकी कंसंट्रेशन है एट टाइम T1। एक याद रखना, जब जब भी इस चैप्टर में ना आपके पास ये स्क्वायर ब्रैकेट्स बहुत ज़्यादा यूज होंगी। ये स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब है कंसंट्रेशन एंड दैट कंसंट्रेशन इज ऑलवेज इन मोल पर लीटर, यानी मोलर आपके पास कंसंट्रेशन होगी। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं आपके पास अगर टाइम T1 पे आपके पास रिएक्टेंट है R1 एंड प्रोडक्ट है P1, एंड टाइम T2 पे आपके पास रिएक्टेंट है R2 एंड प्रोडक्ट है P2। ठीक है, अगर मैं कहूँ चेंज इन टाइम तो क्या कहोगे सर, T2 माइनस T1। अगर मैं कहूँ कि चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट तो वो क्या आएगी, फाइनल माइनस इनिशियल, यानी कि P2 माइनस P1। सिमिलरली चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट R2 माइनस R1। ठीक है, तो भाई देखो, अगर मैं बात करूं कि मेरा जो रिएक्टेंट है वो कितना कम हो रहा है, तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ आर वो किसके इक्वल होगा, आपके डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ आर डिवाइडेड बाय
टाइम टेकन, यानी माइनस डेल्टा आर बाय डेल्टा टी। अब देखो यहाँ पे आपका नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन का मतलब क्या है, दो चीज़ें हैं। नंबर एक तो ये तो आपका दिखाता है कि आपकी जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है वो डिक्रीज कर रही है, ठीक है, वो आपकी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो है विद द प्रोग्रेस ऑफ टाइम वो डिक्रीज हो रही है। एंड दूसरा, आपको पता है कि रेट कभी भी नेगेटिव तो होता नहीं है, रेट आपका कभी भी नेगेटिव नहीं होता, हमेशा इट इज़ अ पॉजिटिव क्वांटिटी, क्योंकि आपका कुछ चीज़ प्रोग्रेस हो रही है, ठीक है। तो प्रोग्रेस इज नॉट नेगेटिव, प्रोग्रेस इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। सो नेगेटिव साइन हम इसलिए लगाते हैं कि सो दैट आपकी जो वैल्यू है वो भी पॉजिटिव आए रेट की, ठीक है। तो दो रीजन से आप ये नेगेटिव साइन इसमें यूज़ होता है, ठीक है। अगर मैं सिमिलरली बात करूँ रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ पी, आपका जो प्रोडक्ट है वो कितने टाइम वो आपके पास अपीयर हो रहा है, ठीक है, उसमें क्या चेंज आ रही है, तो कैसे लिखोगे, इंक्रीज इन कंसिडरेशन ऑफ पी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, यानी डेल्टा पी बॉन डेल्टा टी, ठीक है। अब यहाँ पे आप प्लस साइन यूज़ करोगे क्योंकि प्रोडक्ट अब बढ़ रहा है ना, ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन की अगर मैं यूनिट की बात करूँ तो सिंपल से आपको दिख रहे हैं, ऊपर है कंसंट्रेशन तो ऊपर आ जाएगा मोल पर लीटर, नीचे है टाइम तो आ जाएगा मोल पर लीटर पर सेकंड, ठीक है। अच्छा, अगर मेरे पास गैसियस रिएक्टेंट है तो उसमें हम कंसंट्रेशन को लेते हैं इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर, तो मोल पर लीटर की बजाय आप एटमॉस्फेयर लगा दो, यहाँ बार लगा दो, जो मर्जी गैस का यूनिट लगा दो, पर सेकंड कर दो, एंड वो आपकी आ जाएगी यूनिट्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन यू आर हैविंग गैसियस रिएक्टेंट्स। नेक्स्ट हम बात करेंगे एवरेज रेट एंड इंस्टेंटेनियस रेट के बारे में। एवरेज रेट क्या होता है, रेट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ एनी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट ड्यूरिंग अ लार्ज टाइम इंटरवल। अब लार्ज का मतलब ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा लार्ज आप टाइम मेजर कर रहे हो। देखो केमिकल काइनेटिक्स में ना आप बहुत फास्ट रिएक्शंस को नहीं देखोगे, सबसे पहले बहुत फास्ट रिएक्शन को आप स्टडी नहीं कर सकते, ठीक है। बहुत ही स्लो ऐसी रिएक्शंस विच टेक ईयर्स, है ना, विच टेक ईयर्स टू कंप्लीट, आप उसको भी स्टडी नहीं करोगे। आप ऐसी रिएक्शंस को स्टडी करोगे जो फीजिबल है, जो आपके डेली लाइफ में आप उसको ऑब्जर्व कर सकते हो, ठीक है। ऐसी रिएक्शंस को आप स्टडी करोगे। तो अगर मैं बात करूँ कि इसमें लार्ज टाइम इंटरवल, तो लार्ज टाइम इंटरवल मतलब कुछ मिनट लगा लो, है ना, कुछ मिनट लगा लो, कुछ सेकंड लगा लो, तो दैट इज एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। फॉर्मूला सेम रहेगा, बस साइन का फर्क होगा, इसमें लगेगा डेल्टा, ठीक है। अगर मैं इंस्टेंटेनियस की बात करूं, यानी कि एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, एक पर्टिकुलर एक मोमेंट पे, ठीक है, क्या आपका रेट है, ठीक है, तो वहां पे बस साइन का फर्क होगा, बाकी सारी कहानी सेम है, बस वो डेल्टा की जगह आपने डी लगा देना इसमें, बस बाकी सारी कहानी इसमें सेम होगी। इसके ग्राफ इंपॉर्टेंट है भाई, एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। अभी जो मैं आर ओ आर बार बार, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन बार बार आएगा तो इसमें शॉर्ट में लिख रहा हूँ आर ओ आर, तो नेक्स्ट टाइम जहाँ पे भी लिखा आ जाए आर ओ आर, यानी समझ लेना कि वो दैट इज रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो देखो भाई ध्यान से, दिस इज इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट, दिस इज इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। रिएक्टेंट आपको पता है कि कम हो रहा है तो इस वजह से आपका जो ग्राफ है वो नीचे की तरफ है, प्रोडक्ट आपका बढ़ रहा है तो आपका ग्राफ ऊपर की तरफ है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ एवरेज रेट की, ठीक है, मान लो आपका एक ये टाइम इंटरवल है, एक ये टाइम इंटरवल है, तो इसका ये जो आपका टाइम इंटरवल है दैट इज नोन एज डेल्टा आर, ठीक है, और इसमें जो आप रेट निकालोगे दैट विल बी एवरेज रेट, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ एक पर्टिकुलर इंस्टेंट की, लाइक दिस इज अ पर्टिकुलर इंस्टेंट, ठीक है, तो कैसे आपने इंस्टेंट निकालते हैं, आपको पता है कर्व के ऊपर आपने इंस्टेंट निकालना हो तो यू ड्रॉ टेंजेंट, ठीक है, उसमें आप टेंजेंट लगाओगे, तो टेंजेंट पे ये पर्टिकुलर इंस्टेंट पे आपने अगर रेट निकालना है तो दैट इज नोन एज इंस्टेंटेनियस रेट, ठीक है। सेम कहानी प्रोडक्ट में भी, अगर आपने इतनी ड्यूरेशन के लिए लगा लो तो दैट इज मतलब थोड़ी सी आपने, आपके पास ड्यूरेशन है 1.8 इन दोनों के बीच में जो आपका ड्यूरेशन बन रही है, ठीक है, तो इसको आप बोलोगे एवरेज रेट। अगर मैं पर्टिकुलर एक पॉइंट की बात करूँ, पर्टिकुलर पॉइंट की, तो दैट इज नोन एज इंस्टेंटेनियस रेट, ठीक है। ये ग्राफ आने चाहिए आपको, ईजी है, बहुत सिंपल ग्राफ है, ठीक है। और एक याद रखना, जो आपकी इंस्टेंटेनियस रेट होगा ना दैट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ स्लोप इन केस ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, और पॉजिटिव स्लोप इन केस ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट बात कर रहे हैं जनरल एक्सप्रेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। मान लो आपके पास कोई जनरल रिएक्शन है ए प्लस बी बी गिव सी सी प्लस डी डी, ठीक है, वेयर ए बी सी डी जो स्मॉल वाले हैं ए बी सी डी, दे आर द स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ ए बी सी डी रिस्पेक्टिवली, ठीक है। अगर मैं एवरेज रेट की बात करूँ या इंस्टेंटेनियस रेट की बात करूँ, फिर से ध्यान रखना ये मैं रेट ऑफ रिएक्शन की बात कर रहा हूँ, रिएक्शन की, ठीक है। तो क्या करेंगे, जो इनके स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है ना उनको हम 1/, के टर्म्स में, डिनोमिनेटर के टर्म्स में उसको लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि हमें पता है कि भाई हर एक जो आपका स्पीसी है, जैसे मान लो अगर ये मेरे पास 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ठीक है, 1 मोल ऑफ ए
कितने मोल ऑफ सी बनाएगा? 3 मोल ऑफ सी बनाएगा। 2 मोल ऑफ बी, मान लो 3 मोल ऑफ सी बना रहा है, 2 मोल ऑफ बी 4 मोल ऑफ डी बना रहा है, 1 मोल ऑफ ए 4 मोल ऑफ डी बना रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा भाई? अगर अब देखो रिएक्शन में बैलेंस है, यानी जितना जितना चेंजेस आएंगे दैट शुड बी इक्वल, यानी कि अगर मैं बात करूं तो जो चेंज आपका ए में आना चाहिए उतना ही आपका बी में भी आना चाहिए, उतना सी में भी आना चाहिए, उतना डी में भी आना चाहिए। तो वो चेंज को इक्वल करने के लिए आप क्या करोगे? अब आपके पास पता था ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, तो इसको आप इक्वल कैसे करोगे? उसको आप अगर डिवाइड कर दो बाय द स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट तो आपके रेट इक्वल आ जाएंगे। बस सेम आपने यही कहानी करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या किया, 1/, की टर्म्स में आपने स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स लिख देने हैं, जौन सा भी रेट हो, एवरेज हो या इंस्टेंटेनियस हो, डजंट मैटर। ठीक है, ऐसे करना है। बट अगर मैं बात करूँ रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ ए, तो उसमें नहीं आपने 1/a लिखना। ठीक है, उसमें 1/a नहीं लिखना। अगर मैं बात करूँ ना से रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ ए, रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ ए, तो सीधा आप लिखोगे, ठीक है, चेंज इन कंसिडरेशन ऑफ ए डिवाइडेड बाय चेंज इन कंसिडरेशन ऑफ चेंज इन टाइम। ठीक है, चेंज इन कंसिडरेशन ऑफ ए डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, यानी कंसिडरेशन में चेंज और टाइम में चेंज आप सीधा सीधा लिखोगे इस पे। ठीक है, तो यहाँ अगर मैं कहूँ रेट ऑफ अपेयरेंस ऑफ डी, तो क्या मतलब होगा उसका कि इट विल बी इक्वल टू डेल्टा डी बाय डेल्टा टी। ठीक है, यहाँ डी डी बाई डी टी। ठीक है, तो उसमें नहीं लगाओगे। पर अगर मैं रिएक्शन की बात करूँ, रिएक्शन की, तो रिएक्शन में आप हमेशा स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को डिवाइड करोगे। ठीक है, रिएक्शन में आप स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को डिवाइड करोगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं। देखो भाई, अब आपके पास एक क्वेश्चन है कि भाई इन द गिवन रिएक्शन आपके पास a + 3b गिव्स 2c है। अगर आपके पास रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ c इज दिस, कैलकुलेट रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ b। इसी के रिगार्डिंग आपके लिए एक बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन आपके पास कहते हैं कि भाई रेट ऑफ रिएक्शन निकालना, आपने रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी निकाल के दिया। ठीक है, तो अब आपको पता है कि ये आके अगर रिएक्शन है, ठीक है, तो इसका अगर मैं बात करूँ रेट ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए, तो आप इसको ऐसे फॉर्म में लिख सकते हो, राइट, कि माइनस डेल्टा ए बॉन डेल्टा टी। अगर मेरी बात सुनो, अगर आपको नहीं मेंशन किया ना कि भाई आपने क्या निकालना है, इंस्टेंटेनियस एवरेज, एवरेज निकालो सीधा। ठीक है, देखो फॉर्म बात तो सेम है। अगर इंस्टेंटेनियस टाइम दिया होगा तो डी लिख देना, अगर नहीं दिया डेल्टा लिख देना। ठीक है, डजेंट मैटर। ठीक है, बात तो सेम ही कर रहे हो आप। ठीक है जी। अच्छा, अब देखो ऐसे ए के लिए आप लिखोगे माइनस डेल्टा ए बॉन डेल्टा टी, बी के लिए लिखोगे प्लस -1/3 डेल्टा बी बाई डेल्टा टी, सी के लिए लिखोगे +1/2 डेल्टा सी बाई डेल्टा टी। अब आपके पास गिवन है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी, यानी कि डेल्टा सी बाई डेल्टा टी आपको गिवन है। अगर आपको रेट ऑफ रिएक्शन निकालना तो आपको 1/2 से इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, बस वही आपने किया, तो आपके पास आंसर कितना आ गया, 1.25 × 10⁻⁴ मोल पर लीटर पर सेकेंड। सिमिलरली अगर मैं बात करूँ रेट ऑफ डिसअपेयरेंस ऑफ बी, आपको पता है रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू बी क्या है, -1/3 डेल्टा बी बाई डेल्टा टी। अब रेट ऑफ रिएक्शन आपको पता है ये -1/3 है ना इधर। ठीक है, ये मिस हो गया, -1/3। ठीक है, -1/3 है। बस आपने कुछ नहीं करना, आपने 1/3 जो है इसको इधर ले जाना, तो क्या करोगे 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, बस ये आपका आ जाएगा रेट ऑफ डिसअपेयरेंस ऑफ बी आ जाएगा। ठीक है, चलो अब हम बात करूँ फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम लास्ट अपना पोर्शन है उसमें काफ़ी डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले कंसिडरेशन ऑफ रिएक्टेंट। अगर आपके पास गैसेस है तो प्रेशर, ठीक है, अगर नॉर्मल सॉल्यूशन है तो उसमें कंसंट्रेशन, दूसरा है आपके पास टेम्परेचर, तीसरा है आपके पास कैटलिस्ट। कैसे कैसे क्या क्या होगा इस सब के बारे में बात करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास रेट एक्सप्रेशन है, रेट कांस्टेंट। ठीक है, अगर रेट एक्सप्रेशन है, रेट कांस्टेंट, आपके पास ये जनरल रिएक्शन है। ठीक है, अगर हम बात करूँ रेट एक्सप्रेशन की, तो कैसे लिख सकते हो आप, रेट इज प्रोपोर्शनल टू a की पावर x b की पावर y। अब देखो रेट जब भी आप निकालोगे तब आपको सिर्फ और सिर्फ किससे कंसर्न होगा, रिएक्टेंट से। ठीक है, अगर आप रेट एक्सप्रेशन जब भी लिखोगे, रेट ऑफ रिएक्शन लिखोगे तो पूरी रिएक्शन लिखोगे। पर अगर रेट एक्सप्रेशन की बात करें तो रेट एक्सप्रेशन में हमेशा आपने सिर्फ रिएक्टेंट को ही कंसिडर करना है। ठीक है जी। कांस्टेंट आपने अगर लगाया, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया, कांस्टेंट लगाया। ठीक है, ये के को आप बोलते हो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, इसे बोलते हो आप रेट कांस्टेंट। ठीक है, अब आप कहोगे सर आपने ऊपर एक्स और वाई लिख दिया, क्यों। ठीक है, यहाँ पे तो ए और बी आना चाहिए था, अभी हमने देख रहे थे। ठीक है, या ए बी लिखते हैं, कुछ और लिखते, या 1/a 1/a उसकी फॉर्म में कुछ लिखते हैं, पर आपने ऊपर एक्स और वाई क्यों लिया।
ठीक है, देखो एक्स और वाई जो है ना आपके, दे मे और मे नॉट बी इक्वल टू स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट ए एंड बी। ठीक है, वो हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते, ये एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है। ठीक है, जो आपका एक्स एंड वाई है ना, ये आपके एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी, अभी हम देखेंगे ये क्या है। ठीक है, और अगर मैं इसको बात करूं, ये रेट को अगर मैं डिफरेंशियल फॉर्म में लिख दूं तो माइनस डी आर बाई डी टी, तो इस इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। ठीक है, तो आपका रेट लॉ क्या है, एक ऐसा एक्सप्रेशन है, ठीक है, ये आपका रेट लॉ है, रेट, इसको रेट लॉ भी बोल देते हैं, रेट एक्सप्रेशन भी बोल देते हैं, मल्टीपल नेम्स है इसके। ठीक है, जिसमें रिएक्शन रेट है ना, दैट इज गिवन इन टर्म्स ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद ईच टर्म रेज टू सम पावर। ठीक है, विच मे और मे नॉट बी सेम as the stoichiometric coefficient of the reacting species in a balanced chemical equation। ये सेम भी हो सकती है या डिफरेंट भी हो सकती है देन stoichiometric coefficient of the reacting species in balanced chemical equation। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होनी चाहिए, अनबैलेंस्ड में मत ये सारी कहानी करना। ठीक है, ये वाली या पिछली वाली भी। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है भाई, देखो ये जो आपने देखा था ना एक्स एंड वाई, ठीक है, इनको आप जब अगर आप सम कर दो, ठीक है, इनकी ये जो पावर्स है इनका आप सम कर दो, तो दैट इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो सम ऑफ पावर्स हैं एक्सपोनेंट्स टू विच कंसंट्रेशन टर्म्स आर रेज्ड इन द रेट लॉ एक्सप्रेशन, दैट इज नोन एज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अगर मैं x की बात करूँ, दिस इज ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू a, y की बात करूँ, दिस इज ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू b। अगर टोटल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात करूँ तो क्या आ जाएगा, x प्लस वाई। ठीक है, इसको n से भी डिनोट करते हैं, इसको n से भी डिनोट करते हैं। अगर x प्लस वाई यानी n की वैल्यू अगर 1 है तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगी, 2 है तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होगी। अब देखो ऑर्डर क्या है, ऑर्डर का मतलब क्या है, देखो ऑर्डर का मतलब है कि अगर आपकी मान लो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो जितना रिएक्टेंट बढ़ेगा उतना ही आपके पास प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, जैसे जैसे मतलब अगर 2 टाइम्स आप रिएक्टेंट बढ़ा रहे हो तो 2 टाइम्स ही आपका प्रोडक्ट बढ़ेगा, 2 टाइम्स ही आपका वो जो है रेट है ना आपका, 2 टाइम्स ही आपका चेंज होगा, 2 टाइम से आपका बढ़ेगा। अगर मैं कहूँ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपकी सेकंड है, मान लो अगर आपने 2 टाइम चेंज किया कंसंट्रेशन में, ठीक है, तो आपका जो आएगी रेट एक्सप्रेशन आएगा जो आपका, या जो आपकी रेट कांस्टेंट की जो सॉरी आपके पास जो रेट की वैल्यूज़ होंगी, ठीक है, रेट की वैल्यूज़ होंगी वो 4 गुना हुई होंगी, डबल हुई होंगी रेट की वैल्यूज़। ठीक है, तो अगर रेट आपका डबल हो रहा है तो इसका मतलब है कि आपके पास सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। अगर रेट वैसे ही बढ़ रहा है जैसे कि आपकी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ रही है तो इसका मतलब है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। अच्छा, ये ऑर्डर की खास बात है, ये आपके पास नेगेटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है, पॉजिटिव भी होती है और फ्रैक्शनल भी होती है। ठीक है, तो आपके पास अलग अलग आपके पास वैल्यू आ सकती है। अगर मान लो जीरो ऑर्डर है, इसका मतलब क्या है कि आप बढ़ाई जा रहे हो बढ़ाई जा रहे हो बढ़ाई जा रहे हो। हम अगले लेक्चर में इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में, पर अभी इतना समझ लो, अगर आप मान लो आप रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को चेंज कर ही जा रहे हो पर रेट में कुछ चेंज ही नहीं आ रहा, रेट वैसा का वैसा ही है, तो दैट इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास अभी एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, कैलकुलेट ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विच हैज रेट एक्सप्रेशन दिस एंड दिस। ठीक है, अगर मैं ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है तो बस पावर को आपने ऐड करना है, तो 1/2 + 3/2 कितना आ जाएगा, 2 के इक्वल, यानी कि सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है, अगर मैं दूसरे वाले की बात करूँ 3/2 और -1 कितना आ जाएगा, 1/2, यानी कि ये हाफ ऑर्डर है। ठीक है, हाफ का अच्छा आप सोच रहे होगे सर हाफ का मतलब क्या होगा। मान लो आपने रिएक्टेंट आपने बढ़ाए, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ाई आपने मान लो 1 गुना, बट रेट चेंज हुआ आधा गुना। ठीक है, 1 गुना से समझो आप। ठीक है, अगर आपने रिएक्टेंट बढ़ाया 1 गुना और आपका रेट भी चेंज हो रहा है 1 गुना, दैट इज फर्स्ट ऑर्डर। रिएक्टेंट बढ़ाया आपने 1 गुना, रेट आपका चेंज हो रहा है 2 गुना, तो दैट इज सेकंड ऑर्डर। आपने रिएक्टेंट बढ़ाया 1 गुना और चेंज कुछ भी नहीं आ रहा, 2 गुना भी किए कोई चेंज नहीं आ रहा, दैट इज जीरो ऑर्डर। ठीक है, सिमिलरली फ्रैक्शन में करोगे तो फ्रैक्शनल चेंज आ रहा है ना, अगर आपका फ्रैक्शनल चेंज आ रहा है दैट इज फ्रैक्शनल ऑर्डर। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट की, ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ठीक है, इससे बड़े क्वेश्चन बनते हैं इससे। तो ये देखो ऐसे आपके पास कोई मान लो कोई रिएक्शन है, जनरल रिएक्शन है, ए से पी बन रहा है आपका, तो रेट अगर मैं मान के चलूँ क्या बन रहा है आपके पास के ए की पावर एन। ठीक है, तो के को मैं कैसे लिख सकता हूँ, रेट बाई ए की पावर एन। ठीक है भाई, देखो अब ध्यान से, अगर जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो ऊपर आपने बस कुछ नहीं फिल करना, आपने बस यूनिट्स फिल करी जाने हैं। रेट के क्या थे, मोल पर लीटर पर सेकंड, और कंसंट्रेशन क्या होंगे, मोल पर लीटर। ठीक है, अब जीरो ऑर्डर है तो एन की वैल्यू मैंने जीरो पुट कर दी। ठीक है, ये 1 के इक्वल आ जाएगा, ये सारी टर्म के 1 के इक्वल आ जाएगी। ठीक है,
तो इसमें ठीक कर लो, ये आ जाएगा मोल पर लीटर पर सेकंड। ठीक है, जीरो ऑर्डर के लिए क्या आएगा, मोल पर लीटर पर सेकंड। अगर मैं बात करूँ फर्स्ट ऑर्डर की, तो नीचे भी मोल पर लीटर, ऊपर भी मोल पर लीटर, ये कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बचता है पर सेकंड। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए आपके पास रेट कांस्टेंट की क्या वैल्यू होगी, पर सेकंड। ठीक है, सेकंड ऑर्डर की बात करूं तो उसमें पावर, अब देखो यहाँ पे पावर 2 होगी, तो इसके आपके पास क्या बनेगी, के यूनिट्स पर मोल लीटर पर सेकंड। ठीक है, यहाँ लीटर पर मोल पर सेकंड। ठीक है जी। जैसे अगर आपके पास अब कैसे क्वेश्चन आएंगे, आपको ऐसे दिया होगा, कभी कभार आपको मेंशन किया होगा कि ये ऑर्डर है। ठीक है, उसके विद रिस्पेक्ट टू आपने सारे अपने जो भी काम करना, जो भी कैलकुलेशन करनी है, हम अगले लेक्चर्स में देखेंगे कैसे होते हैं। ठीक है, कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, यहाँ आपको कह सकते हैं कि भाई सिंपल भी दे सकते हैं कि भाई ऐसे आपके पास के की वैल्यू है, आपके पास रेट कांस्टेंट दिया होगा, एंड आपको वहीं से डिटरमिन करना होगा कि आपके पास कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे लीटर पर मोल पर सेकंड, तो ये कौन सा ऑर्डर है भाई, ये कौन सा ऑर्डर है, ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास पर सेकंड कौन सा था, फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, ये आपके पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है, अच्छा अब देखो ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है, बैक क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी का, पर मेरे को बड़ा अच्छा लगा। ठीक है, अब इस तरह के क्वेश्चंस आ भी सकते हैं इस बार, क्योंकि मेरे को लग रहा है कि लास्ट टाइम जैसे पेपर आपका बहुत इजी आया था। ठीक है, तो इस बार थोड़ा सा लेवल उसका बढ़ना तो चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है, तो उसमें आपके पास ऐसे मान लो ये आपके पास क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं काइनेटिक्स में। ठीक है, काइनेटिक्स में इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं कि आपके पास ये आपके पास रिएक्शन है 2a+b की c+d, आपके पास ऐसे सारा डेटा गिवन है, डेटा बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं। तो क्या करना है इसमें, कुछ नहीं करना, बहुत ईजी काम है। देखो आपको पता है रेट किसके इक्वल है, के ए की पावर x बी की पावर y। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैंने मार्क किया ना, आपने कुछ नहीं करना। अगर तो आपने को लॉन्ग मेथड ज़्यादा पसंद है तो कुछ नहीं, आप ये सारी की सारी वैल्यूज़ आप पहले लिखो कि जैसे मतलब ये पूरा आप लिखो कि 6.0 इंटू, ऐसे लिखो 6.0 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू के 0.1 की पावर x और 0.1 की पावर y। ऐसे करके 1 2 इक्वेशनें लिख दो। ठीक है, फिर उसके बाद करो। अगर आपको थोड़ा सा जुगाड़ चाहिए, वैसे तो मैं कहूँगा कि वो मेथड कर लो, पेज भर जाएंगे और थोड़ा सा सीबीएसई वालों को भी अच्छा लगेगा। बट अगर आपको अगर आपके पास टाइम नहीं है, ठीक है, तो वैसे ही आपने आपने फटाफट करना है कि क्वेश्चन कोई मिस ना हो आपका। ट्राई करना पेपर भाई छोड़ के ना आना, पेपर में अटेम्प्ट सारा करना, छोड़ के कुछ भी ना आना। ठीक है, तो इसको कैसे करोगे, देखो तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पे तो आपकी कंसंट्रेशन जो है वो कांस्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे आपकी जो चेंज है वो कांस्टेंट है 0.3, यहाँ पे 0.3। ठीक है, बट बी में क्या हो रहा है, यहाँ पे 0.2 है, यहाँ पे 0.4 है, तो कितना चेंज आ रहा है भाई, 2 से चेंज आ रहा है, 2 से चेंज आ रहा है। ठीक है, तो क्या करो आप, ये दो इक्वेशन जो है ना आपके पास, ये दो इक्वेशनों के अकॉर्डिंग आप सेकंड एंड थर्ड एक्सपेरिमेंट के जो है ना, इसके अकॉर्डिंग आप इक्वेशंस लिखो। ठीक है, और उसको डिवाइड कर दो। अब अक्सर जो इसमें गलती क्या होगी, ये क्वेश्चन मेरे को क्यों अच्छा लगा था, देखो इसमें गलती क्या होगी, आप देखो यहाँ पे 10 की पावर है -3, यहाँ पे -2 -1 -2। अब अक्सर गलती क्या करोगे, आप सीधी सीधी पावर देख के घबरा जाओगे, कहोगे सर ये क्या होगा, ये कैसे हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले काम आपने क्या करना है, अगर आपको अगर तो इतनी इतनी सी पावर है, तो फिर तो मैं कहूँगा कि भाई ऐसे ही लिख लो, जीरो की पावर है ना, 0 पॉइंट में लिख लो, तो सीधा सीधा कटिंग है ना हो जाएगा, इजी लगेगा आपको। अगर आप चाहो तो इसको इन सभी के सभी 10 की पावर को एक फॉर्म में लेके आओ। जैसे मान लो अगर आपने -2 में करना है, ठीक है, तो इसको भी आप -2 में करो, इसको भी आप लिखोगे, मतलब इसको भी आप -2 की फॉर्म में कन्वर्ट करो। ठीक है, इसको भी आप -2 की फॉर्म में कन्वर्ट करो। ठीक है, -1 में करना, -1 में कन्वर्ट करो, जैसे मर्जी, मतलब इसकी जो वैल्यू है ना दैट शुड बी जो मतलब ये अलग अलग पावर्स नहीं होनी चाहिए आपके पास। ठीक है, क्योंकि आपको नहीं तो फिर कैलकुलेशन का टाइम मिस्टेक आपसे होगी। तो इट इज़ बेटर कि अगर आपके पास अलग अलग ऐसे 10 की पावर है तो पहले उसको ठीक कर लो, उसके बाद आप सारी कैलकुलेशंस करने बैठना। ठीक है, तो बस मैंने ये वैल्यू पुट की सेकंड एक्सपेरिमेंट और थर्ड से। देखो पहले मैंने थर्ड वाला लिखा, ये मैंने ऐसे किया 3/2 किया मैंने। ठीक है, 3/2 किया मैंने। ठीक है, तो ये वाले से हमें 2.88 इंटू 10⁻⁻1 मैंने सीधा लिख दिया 0.288। ठीक है, नीचे 7.2 इंटू 10⁻², इसको मैंने 0.072 से लिख दिया। ठीक है, अब देखो
अब मैंने क्यों कहा कि कांस्टेंट वाली वैल्यूज़ आपने लेनी है इसमें। देखो, अगर तो आप ऐसे कांस्टेंट वाली नहीं लेते, जैसे एक था एक एनसीईआरटी में क्वेश्चन है इस तरह का कि जिसमें एक एक पॉइंट पे कांस्टेंट वैल्यूज़ नहीं है, ठीक है, तो उसमें आपको थोड़ा सा लॉग वॉग का मतलब झंझट पड़ेगा। नो डाउट आपको पेपर में दिया होगा लॉग की वैल्यू क्या है एंड क्या नहीं है, ठीक है, पर थोड़ा सा उसमें थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन में थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है, बट 99% आपके पास इस तरह के क्वेश्चन आ जाएंगे कि जिसमें ये सारा का सारा आपके पास कट जाएगा, ठीक है, ये एक्स वाली टर्म्स जो है आपकी कट जाएंगी और क्या बचेंगी, वाई वाली टर्म्स। तो इसको आप सिंपली सॉल्व कर सकते हो, ये सॉल्व करोगे 4 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है, तो बस इसको आपने सॉल्व किया तो y की पावर किसके इक्वल आ रही है, 2 के, ठीक है। सिमिलरली आपने x भी निकालना है, ठीक है, तो x कैसे निकाल सकते हो, देखो ये आपने ट्राई करना खुद, जैसे मैंने y निकाला वैसे आपने x निकालना है। कैसे निकाल सकते हो, मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। देखो अब x है आपका a के विद रिस्पेक्ट टू, यानी कि जिसके विद रिस्पेक्ट टू निकालना है, दूसरी की टर्म्स को देखो कि वो कट हो जाए, मतलब दूसरी की टर्म्स कांस्टेंट हो। जैसे मान लो आपने y के विद रिस्पेक्ट टू निकालना था, ठीक है, तो आपने कोशिश करनी है कि x की जो टर्म्स है वो कांस्टेंट हो, सो दैट कि वो कट हो जाए, ठीक है। अब आपने निकालना है x के विद रिस्पेक्ट टू, तो आपने देखना कि y की टर्म्स ऐसी हो जो उस मतलब y के विद रिस्पेक्ट टू जो टर्म्स है वो इस तरह की हो जो वो कट हो जाए। अब देखो यहाँ पे है 0.1, यहाँ पे भी है 0.1, ये दोनों सेम वैल्यू है, ये दोनों सेम वैल्यू है, पर अब देखो a पे अब ये 0.1 है, दिस इज 0.4, ये अलग अलग वैल्यूज है, ठीक है, तो ये तो आपकी कटिंग हो जाएगी, इसकी तो आपकी कटिंग हो जाएगी, ठीक है, और इसके विद रिस्पेक्ट टू आप ये लिखो, रेट की वैल्यूज लिखो, ठीक है, ये रेट एक्सप्रेशन ऐसे लिखो, डिवाइड करो, आपका आराम से x आ जाएगा, x आ गया, y आ गया, इसको यहाँ पे पुट कर दो, रेट लॉ बन गया, ठीक है, रेट लॉ बन गया, उससे x प्लस वाई से आप ऑर्डर निकाल सकते हो, ठीक है, और ऑर्डर से आप रेट कांस्टेंट की वैल्यूज निकाल सकते हो, ठीक है। अभी आपने देखा कि कैसे निकालते हैं, ठीक है जी। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। तो हम पार्ट देखेंगे, जिसमें अगला पार्ट देखेंगे मॉलिकुलैरिटी एंड उसके आगे जो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस है, ठीक है, तो उसके बारे में देखेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। सो टिल देन हैप्पी लर्निंग एंड थैंक यू सो मच।